हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉकटर्नल स्टूडेंट में। मेरे ख्याल से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बिहार पीसीएस की घटना चक्र की क्लास शुरू की है, ठीक है, जिसमें हम आपको बिहार के अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं, ठीक, सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारे, ठीक। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा साइंस का। पिछली क्लास में हमने साइंस का जूलॉजी के क्वेश्चन करे थे, ठीक, जूलॉजी के क्वेश्चन करे हैं। इस बार भी हम जूलॉजी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जूलॉजी के, आप बायोलॉजी समझ लीजिए, आप लोग बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में हम लोग। इस क्लास में भी बायो के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और केमिस्ट्री के भी 2-4-5 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर होगी और मेरी क्लास भी विजिबल होगी, आप सभी को शायद क्लियर दिख रही होगी मेरी क्लास भी आप सभी को। चलिए, सभी लोग फटाफट कमेंट भी कीजिए, क्लास कैसी दिख रही है हमारी। सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आंसर कीजिए, कमेंट में हमें उसका आंसर बताइए। जस्ट 1 मिनट। चलिए, क्लियर है सभी को? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉकटर्नल एस्पिरेंट में। आप सभी लोग फटाफट जुड़िए, क्वेश्चन का आंसर हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्या होगा? ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? अर्धचालक कैसे होते हैं, अर्धचालक के बारे में पहले जान लेते हैं। अर्धचालक कैसे होते हैं, ठीक है। अर्धचालक होते क्या है? अर्धचालक ऐसे एक ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक होती है परंतु कुचालकों से कम होती है, ठीक, क्लियर है? जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता, हाँ, चालकों से अधिक होती है परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर कम होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी आंसर होगा, घटता है। भारतीय विचारधारा जी आ गए हैं, इन्होंने आंसर भी किया है, ऑप्शन बी, बहुत ही अच्छा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है सौर भट्टी में? इसका आंसर कीजिए आप लोग। जी, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। बिहार पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? सौर भट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सौर भट्टी का प्रयोग उच्च तापमान के लिए, ठीक है, उच्च तापमान के उत्पादन के लिए सौर भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में
क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सौर भट्ठी में। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र। बिहार पीसीएस 2020 का री एग्जाम का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पता होगा, सभी को पता होगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सभी को शायद इसका आंसर पता होगा। जी बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र को क्या कहा जाता है? सुबह का तारा या फिर शाम का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए, क्लियर है शुक्र ग्रह के बारे में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वेनस, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं। अति सूक्ष्म, किसकी बात हो रही है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप। बिहार पीसीएस 2020 सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम नहीं, बिहार पीसीएस 2020 में ही आया है भी क्वेश्चन। चलिए, सभी को पता ही होगा ये सारे इतने इजी क्वेश्चन। बिहार पीसीएस में, सिर्फ बिहार पीसीएस में ही नहीं, साइंस की बात करें तो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, सब में साइंस इजी ही आती है। बस थोड़े से मेहनत करने की ज़रूरत है। साइंस के जो 20 से 25 30 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी अगर आप साइंस पे मेहनत करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन साइंस का गलत नहीं होगा आप सबका। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है ये? माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। किसकी? माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। जी बिल्कुल सही, माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, रोवर, प्रज्ञान, सतीश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, यूपी पीसीएस का एग्जाम दिसंबर में, जैसा कि आयोग ने डेट दे दिया है। ठीक है, आयोग ने क्या डेट दिया है? आयोग ने 7 से 8 दिसंबर डेट दिया है यूपी पीसीएस के लिए, और 22 से 23 दिसंबर आरओ के लिए दिया है। ठीक, अभी आयोग की तरफ से ये कंफर्म डेट है। ठीक, आयोग की तरफ से क्या है? 7 से 8 दिसंबर कंफर्म डेट है। डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? यही डेट को कंफर्म मान के अपनी तैयारी में लग जाइए। इसी डेट को कंफर्म मानिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। डेट आगे अगर बढ़ेगी तो कुंभ के बाद। ठीक है, डेट आगे अगर बढ़ी तो कुंभ के बाद एग्जाम होगा। ठीक, जो महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, उसके बाद एग्जाम होगा। अगर डेट आगे नहीं बढ़ी तो 7 से 8 दिसंबर कंफर्म मान के चलिए। प्रयागराज में धरना होने वाला है, 11 नवंबर को धरना दिया जाएगा प्रयागराज में। ठीक, चूंकि आयोग ऐसे ही अचानक से नहीं जारी कर सकता, लेकिन चलिए कुछ कह नहीं सकते इस पर। हम लोग 7 से 8 दिसंबर हम लोग मान के उस पर तैयारी में लगे रहते हैं। ठीक, आइए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान भाग 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो क्या है? विक्रम। क्या नाम है? लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। 22 जुलाई 2019 को ये GSLV M के 3rd M1 द्वारा कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कहाँ प्रमोचित लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? विक्रम को लॉन्च किया गया था श्री सतीश धवन, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र से। इसके लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम विक्रम था। लैंडर का नाम क्या था इसके? विक्रम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विचारधारा जी आप कल नहीं दिखे थे शायद क्लास में,
हमारी क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी। चलिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगों की बात हो रही है। 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में बात हो रही है। क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का बी ऑप्शन होगा। सभी ने सही आंसर दिया, हमें कमेंट आप सभी का दिख रहा है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन जानवरों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ है, इनके द्वारा सुना जा सकता है। इसे किसे गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसके? गाल्टन की सीटी द्वारा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102। एक संवाहक, किसकी बात हो रही है? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसकी बात हो रही है? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? थॉमसन प्रभाव। ठीक जी, थॉमसन प्रभाव क्या होता है? जब किसी संवाहक के दोनों सिरों के, ठीक है, अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इसके माध्यम से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास का अवशोषण होता है। ठीक है, जो एक घटना होती है इसी को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ठीक, जो एक घटना होगी इसी को थॉमसन प्रभाव के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है? जल से, ऊष्मा से, ध्वनि से, तेल से। नाम से ही पता है स्टीम इंजन कैसे चलेगा। स्टीम इंजन कैसे चलता है? भाप इंजन कैसा इंजन होता है? एक प्रकार का ऊष्मा इंजन होता है। ठीक, स्टीम इंजन कैसे? ऊष्मा से चलता है। ठीक, स्टीम इंजन कैसे? ऊष्मा से चलता है, जिसको, ठीक है, भाप इंजन क्या होता है? एक प्रकार का ऊष्मा इंजन ही होता है। इसका उपयोग कहाँ क्या? भाप मतलब ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य में किया जाता है। ठीक, यांत्रिक कार्य करने में इसका उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। कैसे? बाह्य दहन इंजन। जी, भाप इंजन में क्या, किसका? रैंकन चक्र का उपयोग किया जाता है। ठीक, रैंकन चक्र का उपयोग किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने? जेम्स वाट ने किया था। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने और मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने और मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से। किस कारण होती है? तो किस कारण से होती है? गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। गैस को दबाने एवं मुक्त करने से वातानुकूलन यंत्र में ठंडक होती है।
वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः क्या होता है, एक एयर कूलर, ठीक है, एक एयर कूलर होता है और एक वायु तापक होता है, ठीक है। वायु तापक क्या होता है, संयंत्र के ताप को क्या करता है, निश्चित बिंदु से कम होने पर उसके टेम्परेचर तापन को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक। और वायु का जो शीतक यंत्र होता है, जो मतलब एयर कूलर होता है, क्या होता है, अधिक ताप होने पर वायु को शीतलन की क्रिया द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है, ठीक। जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वातानुकूलन मतलब जो वातावरण को ठंडा और गर्म रखता है, वाता के अनुकूल रखता है, उसी के बारे में बात हो रही है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है, ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्ति, ट्यूब में द्रव, ट्यूब का शीशा। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूबलाइट में क्या होता है, ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर क्या होता है, टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं। क्या होते हैं, टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं दोनों नली पर, ठीक है। इसमें अल्प दाब पर मतलब कम दाब पर क्या होता है, पारे की वाष्प भरी रहती है, ठीक। ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन क्या होता है, जो टंगस्टन तंतु है से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और पारे की जो वाष्प है, पारे के वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं, ठीक है, जिसमें दीप्त विसर्जन होता है, ठीक। इनमें से कुछ प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है और कुछ ही जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उन्हें हम नहीं देख पाते हैं, ठीक। और जो अदृश्य प्रकाश तरंगे हैं, उदृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए उन्हें क्या नली के भीतर सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, ठीक, जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करती हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त की बात हो रही है, ठोस में जो धातु होती है उसकी बात हो रही है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज, धातु, पंखे में एल्युमिनियम, पंखे में लोहा। किसकी बात हो रही है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है, पंखे की रफ्तार पंखे में एल्युमिनियम पर, किस पर, पंखे में एल्युमिनियम पर निर्भर रहती है, पंखे में एल्युमिनियम पर निर्भर रहती है। पंखे की गति को किससे, वोल्टेज से नियंत्रित किया जाता है, पता है सभी को, वोल्टेज नियंत्रण किससे किया जाता है, पंखे की गति का वोल्टेज पंखे की गति को किससे, वोल्टेज से नियंत्रित किया जाता है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़े। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का, चुंबक का। हरिओम राय, भाई मैं किसी हरिओम राय को नहीं जानता हूँ, ठीक। घड़ी किसकी बात हो रही, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है, रेडियो तरंगों का, ठीक है, रेडियो तरंगों का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन।
ठीक। आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन में किसका? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले घड़ी में समय नापा जाता है। घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, हीरा क्रिस्टल द्वारा, सीसा द्वारा, इस्पात द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है? घड़ी में समय किसके द्वारा नापा जाता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा घड़ी में समय नापा जाता है। किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है घड़ी में समय। घड़ी में जो प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। कैसा पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है? विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण नहीं जानता भाई। विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्या है कारण? ऊष्मा की हानि कम है। ऊष्मा की हानि कम है। ठीक है, क्या है? ऊष्मा की हानि कम है। चलिए सभी लोग आंसर करते रहिए। ठीक, चलिए। हाँ, ऊष्मा की हानि कम है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है ऐसे लोगों की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पता नहीं क्या पूछ रहा था। चलिए, एक जिप्टो बराबर है। ठीक, एक जिप्टो बराबर है। किसके बराबर है? किसकी बात हो रही है? एक जिप्टो बराबर है 10 की घात 25, 10 की घात 25, 10 की घात माइनस 25, 10 की घात माइनस 21, 10 की घात माइनस 22। किसके बराबर है? किसके बराबर है? 10 की घात माइनस 21 के बराबर है। एक जिप्टो किसके बराबर है? 10 की घात माइनस 21 के बराबर है। एक जिप्टो 10 की घात माइनस 21 के बराबर है। जी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है। किसकी बात हो रही है? पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल क्या होती है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 घंटा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल क्या होता है? क्या होता है? 2 सेकंड होता है। कितना? 2 सेकंड। 2 सेकंड होता है पेंडुलम घड़ी का समयावधि। दोलन काल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। क्लियर है? ठीक। पेंडुलम किसे कहते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम क्या है? पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को पेंडुलम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में क्या होता है? यह आगे और पीछे दोलन करता रहता है, हिलता रहता है। ठीक है, चलिए बैरोमीटर की ऊंचाई बतानी है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर की अगर ऊंचाई में अचानक से वृद्धि हो जाती है तो यह क्या इंगित करती है? तूफान या चक्रवात। तूफान या चक्रवात का आना, बारिश की संभावना, शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर की ऊंचाई में अगर अचानक वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अगर अचानक वृद्धि इंगित करती है तो कैसा मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम को दर्शाता है। किसको, अत्यंत शुष्क मौसम को। बैरोमीटर कैसा, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला एक यंत्र होता है। बैरोमीटर कैसा, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। किसका, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में क्या होता है, अगर अचानक वृद्धि होती है, अत्यंत शुष्क, ठीक, अत्यंत शुष्क मौसम की ओर ये क्या करता है, संकेत करता है। जबकि बैरोमीटर क्या है, अचानक आई गिरावट, आंधी और तूफान, ठीक है। अगर बैरोमीटर के में अचानक गिरावट आए तो क्या आंधी और तूफान को भी संकेत देती है। अगर बैरोमीटर में जो है धीरे धीरे गिरावट आ रही है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक, क्लियर है सभी चीजें। बहुत ठंड के मौसम में, किसकी बात हो रही है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठीक, बहुत ठंड का मौसम है तो क्या होता है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में, पानी का विस्तार, ठीक है, पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार क्या होता है, जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान, ठीक सर, ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तब क्या होता है, किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी परत, ठीक है, तब किसी तालाब या, ठीक, तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की जो ऊपरी परत होती है काफी सघन हो जाती है और जलीय क्षेत्र के तल का जो तल होती है, जलीय क्षेत्र का जो तल होता है वह सिकुड़ जाता है। ठीक, तालाब में जल परिसंचरण होता है, तालाब में जो जल परिसंचरण होता है वह तब तक रहता है जब तक कि तालाब का पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, क्या है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैस क्या है, चलिए सभी लोग आंसर करते रहिएगा। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती हैं। कहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती हैं। सभी को पता होगा जो पृथ्वी से क्या होती हैं, परावर्तित होने वाली, ठीक, परावर्तित होने वाली विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखती हैं। ठीक, कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें इसमें से कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक, ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। ठीक, किसकी बात हो रही है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। ठीक, कौन से दर्पण, समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर।
एक दूसरे के लंबवत 45 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के कोण पर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी लोग आंसर कीजिए। नाई की दुकान में जो समतल दर्पण रखे जाते हैं कैसे रखे जाते हैं? एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। नाई की दुकान में जो समतल दर्पण रखे जाते हैं कैसे रखे जाते हैं? एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। समतल दर्पण, ठीक है। किसकी बात हो रही है? समतल दर्पण, ठीक। इसमें क्या होता है, एक तरफ धातु क्या होती है, चमकीली परत वाली जो होती है, कांच की पतली चपटी और चिकनी सीट होती है। इसीलिए समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है प्रकृति उसकी कैसी होगी? आभासी और सीधा होता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक। लेकिन समतल दर्पण से जो बना वस्तु का प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने रखी होती है, ठीक। तो नाई की दुकान में जो समतल दर्पण रखे जाते हैं कैसे रखे जाते हैं? एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। चलिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के शून्य का आवृत्त विस्तार होता है। दिल्ली नहीं है भाई, बिल्ली, बिल्ली। क्या होगा ये? दिल्ली नहीं होगा, हाँ बिल्ली ही है यार ये, ठीक। दिल्ली तो डी। कितना होगा? 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, ठीक है। जो बिल्ली होता है उसके शून्य का विस्तार कितना? 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? श्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती हैं, और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और पराश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। लेकिन बात करें अगर डॉल्फिन और चमगादड़ की, तो ये कैसे होते हैं? ये जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या? पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड, ठीक। किसकी बात हो रही है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या वार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चार उदासीन बिंदुओं की संख्या, चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? ह्यूमन की तो बहुत ही कम होती है, 25। ह्यूमन की क्या रेंज होती है सुनने की? अच्छा, ठीक है। ह्यूमन की आमतौर पर अगर हम जो बात करें तो नॉर्मल कितनी होती है? लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ तक क्या होता है? ह्यूमन सुन सकता है। कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। आपका शायद एक क्वेश्चन है, ह्यूमंस की क्या रेंज होती है सुनने की, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन के सुनने की रेंज होती है, ठीक।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। किसकी बात हो रही है इसमें? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडयावार चुंबक जिसका उत्तर भौगोलिक क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी है? उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक जी। किसकी बात हो रही है अब? पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार, मतलब समझिए उनका चुंबक जिसका उत्तर भौगोलिक क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी? 2 होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर, किसकी बात हो रही है? बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण का संयोजन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैसा दर्पण होता है जो शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाता है? विजिलेंस दर्पण कैसा होता है? कैसा दर्पण होता है? कैसा होगा? उत्तल दर्पण होता है। कैसा? उत्तल दर्पण। बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। कैसा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? गोलीय दर्पण होता है। ठीक, इसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। किस पर? उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए। किसको? जो पीछे से आ रहे थे, जो पीछे से आ रही होती हैं गाड़ियां, उनको देखने के लिए क्या था? उत्तल दर्पण का उपयोग। हमारी गाड़ियों में कौन सा शीशा यूज होता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक, यातायात को देखने के लिए। ठीक, वाहनों में कैसा? पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहां पर? बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक, में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। क्लियर है आप सबको? उत्तल मतलब कॉन्वेक्स होता है। अच्छा, भारतीय विचारधारा। अच्छा, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। जी जी बिल्कुल, उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। क्या है? ठंड के दिनों में लोहे की गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि क्यों बताइए आप लोग। ऐसा क्यों होता है भाई, बताइए
क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। इसीलिए जब हम प्रातःकाल लोहे को छूते हैं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, बल्कि लकड़ी का नहीं लगता। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा कैसा होता है? उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंड के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद भी क्या होता है? तुलनात्मक ढंग से अगर हम बात करेंगे तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, जबकि लकड़ी का गुटका जो होता है उतना ठंडा नहीं होता है। चलिए, किसकी बात हो रही है? एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। साइंस के ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस इन सब में पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी चलिए, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए हमें पंखे में क्या होती है? ठंड। ठीक है, पंखे की गर्मी के मौसम में क्या होता है? आराम की अनुभूति पैदा होता है। ठीक है, आराम की अनुभूति पैदा करता है पंखा गर्मी के मौसम में, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, ठीक है, क्या होगा? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ठीक है, बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। बिहार पीसीएस के लगभग सारे पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। आज जूलॉजी, आज बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक, साइंस की एक क्लास आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, जो बच्चे नहीं देखे हैं उस क्लास को भी देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आइए, किसकी बात हो रही है? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ देंगे अगर फ्रिज का दरवाजा हम लोग थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कमरे को हम थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक, कमरे में जो रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा है, अगर उसको खोलने से कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है ये भी, और 1994, बहुत ही पुराना क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन। दो उत्तरोत्तर श्रृंग, किसकी बात हो रही है? अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? श्रृंग और गर्त की बात हो रही है। ठीक, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक, आयाम, एम्पलीट्यूड, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर है? तरंग दैर्ध्य कहेंगे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से नहीं बदलता है या नहीं बदलती है? क्या? वेग या गति, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। क्या नहीं बदलता है?
BG, ऑप्शन बी बता रहे हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश क्या होती है, प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति, क्या आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। ठीक, क्या होता है इसमें, क्या पूछ रहा है, नहीं बदलती है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, आवृत्ति नहीं बदलती है, बल्कि तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। ठीक, तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। पढ़ने में काम वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। सभी लोग आंसर कीजिए। पढ़ने में अगर काम आने वाला लेंस है तो किस प्रकार के लेंस से बना होता है। सभी लोग बताइए, आंसर बताइए। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है। उत्तल लेंस से। कैसे बनता है, उत्तल लेंस से। जो पढ़ने में काम वाला ग्लास लेंस है किस प्रकार के लेंस से बनता है, उत्तल लेंस से बनता है। ठीक, उत्तल लेंस। ठीक, पढ़ने में जो काम आने वाला ग्लास है किसको दूर करता है, दूरदृष्टि को। ठीक है, दूरदृष्टि को दूर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के सामने किसकी बात हो रही है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। ठीक, दर्पण के सामने खड़ा कोई अगर व्यक्ति है तो उसका प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। दर्पण का प्रकार कैसा है, अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अवतल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण कैसा होता है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। किसकी बात हो रही है, आवर्धक कांच की बात हो रही है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। नातोदर मतलब अवतल, समतल अवतल, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। आवर्धक लेंस मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास में उत्तल लेंस, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। मैग्नीफाइंग लेंस में किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 10 किलोमीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 10 मील पर मिनट, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ध्वनि का जो वायु में वेग होता है, ठीक, वो उसके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है, वहाँ की ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। वहाँ की वायु कैसी है? शुष्क वायु है, ठीक, जो भी चलेगी, जो भी वायु रहेगी उसी पर निर्भर करता है। अगर ध्वनि के वायु में वेग की बात करें तो कितना होगा? कितना? 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वायु में वेग कितना होगा? 330 मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, किसकी बात हो रही है? प्रकाश विकिरण। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंगों के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण, या फिर किसी के समान नहीं? सभी लोग आंसर कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति की बात हो रही है, ठीक। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। कैसी? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, मतलब प्रकाश के विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक। क्या? प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? किसकी बात हो रही है? रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसकी बात हो रही है? रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन से, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से समझाया जा सकता है, ठीक। प्रकाश से वायुमंडल में पहुंचने वाला अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाला अपवर्तन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व पूछ रहा है। पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ठीक, और उसका आयतन न्यूनतम होता है, ठीक। चलिए, आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम। किसकी बात हो रही है? बर्फ का एक टुकड़ा है, पानी से जल लबालब भरा है, ठीक है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे लबालब भरे पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब
पानी से जो भरा बीकर है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक, जल स्तर नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी से भरा बीकर है उसमें जो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है उस वह क्या किया है? अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है। क्या करता है? अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है। इसलिए बर्फ का टुकड़ा क्या होता है? पिघलने पर वह जल उसी आयतन को क्या करेगा? पूरा कर देगा। इस प्रकार क्या होता है? जल का स्तर नहीं बदलता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होगा। वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति की होती है। क्यों गोलाकार आकृति का कारण क्या है वर्षा की बूंद का? वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है? वर्षा का बूंद किस कारण से गोलाकार आकृति की होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार आकृति की होती है। ठीक, पृष्ठ तनाव किसका? आणविक आकर्षण। किसका? आणविक आकर्षण का परिणाम है वर्षा की बूंद पिघली धातु, ठीक है, की बूंद क्या होती हैं? सभी क्या होती हैं? गोली होते हैं, गोल होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा शयनता होती है, सबसे ज्यादा शयनता किसकी होती है? सबसे ज्यादा शयनता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा शयनता? सबसे ज्यादा शयनता किसकी होती है? डी ऑप्शन, ठीक है, शहद की होती है। सबसे ज्यादा शयनता किसकी होती है? शहद की होती है। सबसे ज्यादा शयनता किसकी? शहद की होती है। क्यों? क्योंकि जो द्रव जितने ज्यादा गाढ़े होते हैं वह उतने ही अधिक शयन होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की शयनता पानी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? किसकी बात हो रही है? महासागरों की बात हो रही है। ठीक, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। महासागर में, जी बिल्कुल सही, शयनता को विस्कोसिटी ही बोलते हैं। शयनता को विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, शयनता विस्कोसिटी। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से और चंद्रमा से। कैसे आती हैं? चंद्रमा से, बिल्कुल सही। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा से आती हैं। चलिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। क्या होगा? क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? क्या हो जाएगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक, जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन
द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं? बिहार पीसीएस घटना चक्र पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू में घटना चक्र में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया है। साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जल्द ही बायो के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री पर, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन उसके बाद कराएंगे। क्वेश्चन साइंस को आप हल्के में मत लीजिए, खाली साइंस, खाली ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ने से एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है। साइंस, उसके बाद करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन हर साल बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस सब में साइंस के आते हैं। ठीक है, चलिए इसका बताइए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सी, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। डी, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाता है? क्या होगा? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक, खुले बर्तनों में जहां पानी कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान कितना होता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना? 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसलिए कम दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? किसकी बात हो रही है? सौर ऊर्जा की बात हो रही है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, सूर्य, समुद्र, हवा। अब ये क्वेश्चन तो शायद ही किसी का गलत होगा। सूर्य से सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वह किसके द्वारा होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अपक्रियाओं द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा, अवकरण अपक्रियाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, किसकी बात हो रही है? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? जो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992, 19 जुलाई 19 अप्रैल 1975, 1 नवंबर 1966, 2 दिसंबर 1975। कब छोड़ा गया? मैंने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बताया था आप लोगों को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। वर्षा दीर्घतम होता है। ठीक, वर्षा दीर्घतम, वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर। कहाँ पर होता है? जी बिल्कुल सही आंसर सभी का है, वर्ष दीर्घतम होता है। चलिए इसका आंसर बताइए।
वर्ष दीर्घतम कहाँ पर होता है? वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर? प्लूटो पर। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। ठीक, वर्ष दीर्घतम कहाँ पर होता है? प्लूटो पर। इसका कक्षीय परिक्रमण काल कितना है? इसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 247.927। ठीक है, पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड की पावर -1, 3 गुणे 10 की घात 7 ms पावर -1, 3 गुणे 10 की घात 5, 3 गुणे 10 की घात 5। बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? वह तरंगें जिन्हें संचारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? वह तरंगें जिनको संचारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। ये निर्वात, इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर किसकी होती है? इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर लगभग कितना? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? जल, वायु, निर्वात, शून्य। कहाँ पर? जल, निर्वात, वायु, कांच। कहाँ पर प्रकाश की गति निम्न में से माध्यम से न्यूनतम होगी? माध्यम से न्यूनतम की बात हो रही है। कहाँ पर? कांच में, शीशे में। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कांच, शीशा, शीशे में। ठीक है, शीशे में जिस वस्तु या पदार्थ का क्या होता है? अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। ठीक, जैसे कांच, निर्वात। ठीक, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। कैसे? इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने वाला लगने वाला समय सभी को पता होगा, शायद सभी को पता होगा, आप सभी को। कितना? 8.5 मिनट। कितना? 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना सेकंड लगता है? 499 सेकंड, मतलब 8 मिनट 19 सेकंड, जो कि किसके 8.5 मिनट के लगभग बराबर है। 8.5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सभी को पता होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी को पता होगा ना, कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फॉर्ट्रान। कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कौन सा? फास्ट,
फास्ट क्या है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी बेसिक, सी और फोर्ट्रान क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। कौन सी धातु रोशनी में बल्बों में, ठीक है, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में, ठीक, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? लौह, मॉलिब्डेनम, चांदी, टंगस्टन, कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? फिलामेंट के रूप में सभी को पता होगा, शायद सभी बच्चों को इसका आंसर, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए सभी लोग कमेंट में फटाफट बताते रहिए। क्या होगा? टंगस्टन। फिलामेंट में क्या प्रयुक्त होता है? फिलामेंट के रूप में क्या प्रयोग होता है? टंगस्टन। टंगस्टन प्रयुक्त होता है फिलामेंट के रूप में। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है कौन सी धातु? कौन सी धातु प्रयोग होती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कौन सी ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। कौन सी प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम प्रयोग होती है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। कुछ जो ऐसे पदार्थ हैं वो प्रतिरोध मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच होता है इनका, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, किसकी बात हो रही है? परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन से हो जाएंगे परमाणु नाभिक के अवयव? चलिए सभी लोग इसका आंसर कीजिए। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। चलिए आंसर क्या होगा इसका? किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है। किसकी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? कौन सा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सौर ऊर्जा। किसकी बात हो रही है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। बाकी जो ऊर्जा है वो सब सीमित है, बाकी सीमित है, लेकिन सौर ऊर्जा सीमित नहीं है, सीमित है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार क्या है? सौर ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़े। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से किसी पर नहीं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है?
परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। क्लियर है? नाभिकीय विखंडन का क्या मतलब हुआ? नाभिकीय विखंडन का मतलब परमाणु वाले तत्व का भारी परमाणु वाले, ठीक, भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या? ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम किस पर? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संलयन प्रक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन बम किस पर? ठीक, हाइड्रोजन बम किस पर? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है? दो छोटे नाभिक क्या करते हैं? दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसमें क्या होता है? दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या होती है? जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। चलिए, वायु में से कौन सी नोबल गैस नहीं होती? वायु में से कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। वायु में निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? हीलियम, नियॉन, आर्गन और रेडॉन। नोबेल गैस नहीं है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस रेडॉन। रेडॉन क्या है? नोबेल गैस नहीं है। बिजली की खपत का बिल किसकी बात हो रही है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली का जो खपत का बिल है किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, लोहा और एम्पियर। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। केवल एक और दो एवं तीन, एक एवं चार किस पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल वाट पर। किस पर? वाट पर। केवल एक। बिजली की खपत का बिल किस पर आधारित होता है? केवल वाट पर। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा से मापा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। कौन सी सबसे भारी धातु है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और चांदी कौन सी सबसे भारी धातु है? कौन सी है सबसे भारी धातु? यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम सबसे भारी धातु है। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 92 है और परमाणु भार 238.08। 238.08 यूरेनियम। जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने वीर जी, बिल्कुल सही आंसर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 165। इनसाइट 2A कब छोड़ा गया? इनसाइट 2A कब छोड़ा गया? इनसाइट 2A कब छोड़ा गया? 4 फरवरी 1975, 18 मई 1974, 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975।
इनसैट 2A कब छोड़ा गया? इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 में। 10 जुलाई 1992 में इनसैट 2A छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को क्या हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह 1975 प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, ठीक। वीर जी अभी थोड़ी देर पहले अगर आप क्लास से जुड़े होते तो आपको 19 अप्रैल 1975 की डेट पता होती, ठीक। 10 जुलाई 1992, जी बिल्कुल सही आंसर है 10 जुलाई 1992, ठीक। साइंस की हमारी 2 क्लास हुई या 3 क्लास हुई है, शायद 2 या 3 क्लास हुई, ठीक। साइंस की बायोलॉजी की हमने लगभग 165 कितना, लगभग 165 ऑलमोस्ट 165 क्वेश्चन किया है हमने, ठीक। बिहार पीसीएस के, ठीक, पीवाईक्यू में लगभग अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने कोशिश की उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक। सिर्फ बायोलॉजी के थे ये भी 165 क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक। लोहे का विशुद्धतम रूप, किसकी बात हो रही है? लोहे की। लोहे का विशुद्धतम रूप है स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। कौन सा लोहे का विशुद्धतम रूप है? साइंस बहुत ही मायने रखता है, आपकी तैयारी में साइंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। आप लोग पिछली क्लास भी देखिए, अपने दोस्तों के पास साथ भी शेयर कीजिए, ठीक। एग्जाम की डेट आ चुकी है, जल्द ही एग्जाम होगा, सभी लोग तैयारी में लग जाइए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। सारे क्लास देखिए, यूपी स्पेशल जो भी बच्चे यूपी पीसीएस का फॉर्म डाले हैं, यूपी स्पेशल की हमने लगभग सारी क्लासेस करा दी हैं, यूपी स्पेशल की सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। हमारे चैनल पर जाइए लाइव में या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यूपी स्पेशल की सारी क्लासेस मिलेंगी। किसकी बात हो रही है? विशुद्धतम रूप की बात हो रही है। क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा क्या है? लोहे का सबसे विशुद्धतम रूप है। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आंसर करते रहिएगा फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, ठीक है। कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु, कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है? चलिए, तो कौन सा नहीं है? गैस। गैस क्या है? तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेबोजियर, सीवी रमन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसे कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आंसर आ चुके हैं, सी सभी लोगों ने बताया, लेबोजियर, ठीक है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? किसकी बात हो रही है? परमाणु के नाभिक की। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। उपयुक्त में से कोई नहीं,
उपयुक्त में से एक से अधिक। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? सभी लोग आंसर कीजिए। कौन से? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं परमाणु के नाभिक में। चलिए अगला क्वेश्चन। किस नियम के अनुसार, किसकी बात हो रही है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? कोरियोलिस प्रभाव, ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम, अवोगाद्रो का नियम। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्या हो जाएगा, किसका नियम, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? किसकी बात हो रही है? अवोगाद्रो का नियम। किसकी? अवोगाद्रो का नियम। बिहार पीसीएस प्री री एग्जाम 2022, बिहार पीसीएस प्री 2022 री एग्जाम का क्वेश्चन है। किसकी बात हो रही है? अवोगाद्रो के नियम की बात हो रही है। ठीक, अवोगाद्रो के नियम की बात हो रही है। समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किसका नियम था? अवोगाद्रो का नियम था। चलिए अगला क्वेश्चन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी? 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 22, 2, 38, 20। 22, 2, 38, 20। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, कितनी? इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 38 होगी। ठीक, तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। ठीक, किसी तत्व में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? संख्या का योग क्या होता है? उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक, जिसके कारण परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या, मतलब 18 प्लस 20 38 हो गया। ठीक, आइए आगे बढ़े। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, चलिए बताइए। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है। सी, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है। डी, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कर दीजिए। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। चलिए क्लियर है। प्लूटोनियम, किसकी बात हो रही है? प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, बताइए। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? 242 है ना। परमाणु क्रमांक कितना है? 94 है।
परमाणु क्रमांक इज इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या, ठीक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। 222 माइनस 94 कितना, 148। 148 ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 148, ठीक है। कितना, 148 आ जाएगा। चलिए, क्लियर है आप सभी को, आवाज आ गई मेरी? चलिए, साउंड आ गया होगा शायद, साउंड आ गया, साउंड आ गया होगा। चलिए, साउंड आ गया आप सभी को? चलिए, अब आ गया होगा। चलिए, किस क्वेश्चन पहुंचे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, सभी लोग कमेंट कर दिए। मेरी साउंड आ गई शायद, अब मेरी आवाज़ आने लगी। जी बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चलिए, बीर जी ने आंसर भी कर दिया है, बाकी सभी लोग आंसर कर दीजिए, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अल्फा कणों की बात हो रही है, अल्फा किरणों की बात हो रही है। 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 बिहार पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अल्फा किरणों की बात हो रही है, ठीक। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक। क्या होता है इसमें, सुन लीजिए पहले आप लोग, ठीक। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं, ठीक। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या, बीटा कण के रूप में जाना जाता है, ठीक। अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, सकारात्मक रूप से आवेशित होते हैं। अल्फा कण क्या करते हैं, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से, किसमें, ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, ठीक। कैथोड किरण एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक। कैथोड
छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? एक धारा होती है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में। किसमें? एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसमें अलग अलग होते हैं? एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, प्रोटॉन संख्या, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, किसमें अलग होते हैं? द्रव्यमान संख्या में। जो तत्व के समस्थानिक होते हैं किसमें? द्रव्यमान संख्या में अलग होते हैं। किसमें? द्रव्यमान संख्या में अलग होते हैं। ठीक। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब अर्थात क्या होता है? जिन तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, जिन तत्व की परमाणु संख्या समान मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। ठीक, समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? किसकी बात हो रही है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ए तथा बी दोनों। किसके? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ए तथा बी दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन किसके? न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन। किसके? न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है नाभिकीय विखंडन। अगर हम बात करें जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर क्या होती है? न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व क्या होते हैं? हल्के तत्वों में टूट जाते हैं और इसमें क्या होता है? बहुत अधिक ऊर्जा, ठीक है, बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक, जब किसी भारी तत्व पर जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व क्या होते हैं? हल्के तत्वों में टूट जाते हैं और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक, फिर किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्लियर है? आप सभी को मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे स्थिरांक किसकी बात हो रही है? फैराडे। मेरे ख्याल से आप सभी ने इंटर या फिर हाई स्कूल, शायद इंटर में पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी बात हो रही है? फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है। डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फैराडे स्थिरांक किसकी बात हो रही है? फैराडे स्थिरांक की बात होती है। फैराडे स्थिरांक कैसा है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक कैसा? सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। 96,487 96,487 कैलोरी पर मोल होता है। कैसा? 96,487 कैलोरी पर मोल होता है।
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? किसकी बात हो रही है? किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? बफर बिलियन, क्षारीय बिलियन, अम्लीय बिलियन, उदासीन बिलियन। किसकी बात हो रही है? क्षारीय बिलियन की। बिहार पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, क्षारीय बिलियन की बात हो रही है। उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, ठीक है। और जो शुद्ध जल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसका पीएच मान कितना? 7 होता है। ठीक, वर्षा का पानी, ठीक है, जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच का मान, पीएच मान का बिलियन कितना? क्षारीय। और 7 से कम पीएच का मान बिलियन कितना? अम्लीय होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पानी का पीएच मान सभी को पता ही होगा शायद। पानी का पीएच मान, पानी का पीएच मान कितना है? शायद सभी को पता होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? पानी का पीएच मान 7 है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन का। किसका? बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है, बिल्कुल सही। बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। चलिए बात करते हैं इस पे। क्या है? अगर किसी ठोस पदार्थ का गलनांक क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का गलनांक क्या होगा? जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक, गलनांक पर क्या होता है? ठोस और द्रव अवस्था कैसे? साम्य अवस्था में होते हैं। बोरान का गलनांक कितना होता है? 245 केल्विन। बोरान का गलनांक कितना? 245 केल्विन। एल्युमिनियम का गलनांक 245 2400, ठीक है, 2453, 245 2453 होता है। बोरान का गलनांक कितना? 2453 केल्विन। और एल्युमिनियम का 933 केल्विन। सिलिकॉन का 1693 और लोहा का गलनांक 1808। इसलिए बोरान का गलनांक कितना सबसे ज़्यादा होगा? कितना? 2453 केल्विन होगा। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3, Al3O2, N2O, NO2। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? नीलम के बारे में सभी को पता होगा। नीलम क्या है? एक प्रकार का रत्न है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? सभी लोग बता रहे हैं। Al2O3 क्या होगा? Al2O3, ठीक, Al2O3 होगा। क्या होगा? Al2O3 होगा। यह प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है नीलम। चलिए अगला क्वेश्चन। एक लोहा का पीएच, किसकी बात हो रही है? एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता
एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, ठीक जी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना से कम हो जाएगी। H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना से कम हो जाएगी, 1000 गुना से कम हो जाएगी H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। कैडमियम क्या है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैसा है? संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल, ठीक। संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल है कैडमियम। कैडमियम कैसा होता है? सिल्वर रंग की धातु होती है जिसमें क्या नीले रंग की झलक होती है। कैडमियम एक कैसी विषैली धातु है? कैसी विषैली धातु है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग किसमें? निकल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किसमें? निकल बैटरी, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। संघनन क्या है? संघनन, कंडेंसेशन, गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, उसमें ऊर्जा का ठंडे ऊर्जा में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। संघनन क्या है? संघनन क्या है? कंडेंसेशन के बारे में पूछ रहा है। संघनन क्या होता है? जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब स्थिति को क्या बोलते हैं? संघनन, कंडेंसेशन कहा जाता है। संघनन कैसी प्रक्रिया है? जब कोई गैस संगठित होकर मतलब ठंडित होकर द्रव अवस्था में बदलती है, जैसे बादल, कोहरा, वर्षा, ये सब क्या है? संघनन की प्रक्रिया होती हैं। क्या हो जाएगा? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है जी। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें, किसकी बात हो रही है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, ठीक। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। किसकी बात हो रही है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें। क्या है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करके क्या वेल्डिंग किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? इस अपक्रिया ऑक्सीजन और एसिटिलीन के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ता जाता है और ठीक करने का नियम ठीक किया जाता है उसी से, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन क्या है? वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रचलित विधि है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, किसकी? गैल्वेनाइजेशन जो किया जाता है लोहे की पाइप पर किसकी परत होती है? जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, किसकी?
किसकी परत होती है? गैल्वनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत कौन सी होती है? किसकी परत होती है? किसकी? जस्ते की परत होती है। ठीक, गैल्वनाइज्ड लोहे की पाइप पर जस्ते की परत होती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित, ठीक है, लोहा और इस्पात को किससे जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस पे जस्ता जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथेट, सल्फोनेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? सभी लोग आंसर कीजिए। कपड़े साफ करने में, ठीक है, प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट, चलिए बताइए। सल्फोनेट, किसकी बात हो रही है? सल्फोनेट की बात हो रही है। ठीक, डिटर्जेंट अदरक, अदरक तथा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में, किसमें? तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ कैसे? एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कैसे होते हैं? डिटर्जेंट कठोर जल में घुलनशील होते हैं। डिटर्जेंट कैसे होते हैं? कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। 5 गलत हो गए। बहुत अच्छी बात है बीएस जी कि आप कम से कम अपनी गिनती तो कर रहे हैं, कितने गलत हुए कितने सही। इससे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कितनी मेहनत करने की भी ज़रूरत है, कितनी और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन 5 की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 गलत होने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन हो जाएगा समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। पसीना बनता किससे है? पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है ना, इसमें खनिज अम्ल और यूरिया मौजूद होते हैं। ठीक, क्या पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक, तो हम किसकी, बायो की क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक है, बायो के जितने क्वेश्चन थे हमने करा दिया। ठीक, अभी हम आपको केमिस्ट्री, किसकी, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक, केमिस्ट्री के भी लगभग आज कितने 26, लगभग 26 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, कल कोशिश करेंगे, ठीक है, कल या फिर जब भी बिहार पीसीएस की क्लास करेंगे उस दिन अगले आगे जो भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन, उसके बाद एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को बिहार स्पेशल की क्लास ज़रूर आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक, उसका पीडीएफ भी आप लोग एक काम कीजिए, नॉकटर्नल एस्पिरेंट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है
उसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्लास भी दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद भी देखिए, ठीक है। रिपीट करके 2-3 बार क्लास देखिए, 1.25 पे लगा के भी देखिए क्लास, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों का रिवीजन तेज़ी से हो जाएगा। 1.25 पे आप फिर 1.5 पे लगा के देखेंगे तो आपका रिवीजन तेज़ी से होगा क्लास, ठीक है। तो ये बिहार पीसीएस के घटना चक्र पीवाईक्यू हम सॉल्व करा रहे थे। जल्द ही आरआरबी की क्लासेस चल ही रही हैं, यूपी पीसीएस की भी क्लासेस चल रही हैं, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, ये सारी क्लासेस हमारी चैनल पे चल रही हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाइए, वहाँ पर भी विजिट कीजिए, पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आज की क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा, हमारा सेशन आप सभी को कैसा लगा, ठीक। चलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग। चलिए, धन्यवाद।